चलिए आज हाइगेंस वेव थ्योरी देखेंगे। हाइगेंस वेव थ्योरी काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए न्यूटन महोदय ने 1665 या 1665 ईस्वी में ना ये कलर थ्योरी दी थी, जिनके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो किसी भी सोर्स से छोटे छोटे पैकेट में निकलता है। उस पैकेट का उन्होंने नाम दिया था क्वांटा या फोटॉन या कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं। कॉर्पस्कल्स क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स। तो प्लांट का क्वांटम थ्योरी में उसका क्वांटा या फोटॉन नाम दिया गया था। लेकिन हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस महोदय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि लाइट एक वेव है, इसमें जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। ये बात 1600 समथिंग की, 1600 में भी 72 या 68 या 72 ऐसे ही कुछ होगा, श्योर नहीं है। 1668 या 72 में ये अप्रॉक्स इन्होंने थ्योरी दिया था। उस टाइम वेव का जो टाइप था वो एक ही टाइप का वेव का डिस्कवर हुआ था, वो था मैकेनिकल वेव। कौन था? मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग इनके अकॉर्डिंग प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है, उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। हाइगेंस के अकॉर्डिंग ठीक है। हां नहीं ये अपनी सरलता से पे काम करो, इसको बात नहीं रहेगा। हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। जिसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। सबसे बड़ा इनके पास जो दिक्कत आ रहा था, परेशानी आ रहा था, वो लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर जा रहा था, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है। यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, फिर वहां से लाइट ट्रैवल कर जा रहा था। इन्होंने एक काल्पनिक थ्योरी दिया था, इमेजिनरी थ्योरी, जिनको बात था ईथर थ्योरी। इसमें क्या बात हुई? तो ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पूरा यूनिवर्स है वो एक मीडियम में सबमर्ज डूबा हुआ है। उस मीडियम का क्या नाम है? ईथर। ईथर काफी रेयर मीडियम है, काफी विरल माध्यम है, जिसमें लाइट आसानी से ट्रैवल कर जाता है। इसमें लाइट का स्पीड काफी ज्यादा होता है। यानी उन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो किसमें डूबा हुआ है? यानी आप जिसको निर्वात कर रहे हो, वैक्यूम कर रहे हो, वैक्यूम नहीं है, वहाँ पे क्या प्रेजेंस है? ईथर प्रेजेंस है। एक काल्पनिक मतलब थ्योरी दिया, इसमें ये एक्चुअली में होता नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं दिया था, इसलिए तो ये थ्योरी उस टाइम लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। सब किनका थ्योरी एक्सेप्ट कर रहे थे? न्यूटन का। और न्यूटन अपने टाइम में काफी बड़े साइंटिस्ट थे। कहने का मतलब है कि उनके सामने ये छोटे छोटे साइंटिस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं था। लोग ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में जब ये थॉमस यंग प्रैक्टिकली प्रूव कर दिए कि लाइट जो है वो वेव है, तब लोगों को इनके बातों पे यकीन हुआ कि नहीं, हाइगेंस महोदय सत्य कह रहे थे, हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो थॉमस यंग ने 1802 में 1802 ईस्वी में प्रूव किया था, इंटरफेरेंस की घटना को एक्सप्लेन किया था, तब लोग इनकी बातों को माने। तो देखिए ये वेव थ्योरी दी इनके अकॉर्डिंग क्या क्या इनका अचीवमेंट था, देख लीजिए। अचीवमेंट ये क्या क्या को एक्सप्लेन किए, अचीवमेंट देख लीजिए। पहला, इन्होंने लाइट का रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। बताया कि लाइट एक वेव है और वेव में इसका जो वेवलेंथ है वो काफी कम है, इसका एम्पलीट्यूड भी काफी कम है। ऐसे जाएगा, ऐसे छोटा वेव बनेगा ना, छोटा वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा, इसका वेवलेंथ कम होगा, तो दिखने में स्ट्रेट लाइन लगेगा, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तो पहला इन्होंने प्रूव कर दिया। दूसरा इन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। बात तो सही है। लाइट का क्या होता है?
तीसरा इन्होंने प्रूव किया कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? चौथा इन्होंने इंटरफेरेंस को भी प्रूव किया। पांचवा वो डिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। क्योंकि ये वेव नेचर है, इंटरफेरेंस भी वेव का नेचर होता है, डिफ्रैक्शन भी किसका नेचर होता है? वेव का। और चूंकि लाइट को इन्होंने वेव में माना, ये प्रूव हो गया। अब छठा क्या बचा? देखिए इनका फेल्यूर कहाँ है, लिमिटेशन इनका क्या होगा? तो लिमिटेशन में पोलराइजेशन को प्रूव नहीं किया। इसको प्रूव नहीं किया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। मैंने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन तो इनकी बातों को हम लिखवा देते हैं, कॉपी डालेगा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत देखिएगा। सर्वप्रथम हाइगेंस महोदय ने यह बताया कि प्रकाश किसी भी स्रोत से आयामृत तरंग के रूप में आयामृत तरंग के रूप में निकलता है जिसे चलने के लिए अच्छा लेकिन क्या है इसमें क्या है शादी चल ही रहा है टेस्ट ही चलते इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्योंकि लाइट किससे ट्रैवल कर जा रहा था? वैक्यूम से। जिसके लिए उन्होंने क्या दिया? ईथर के निशान लेकर लिखिएगा। हाइगेंस महोदय ने ईथर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाइगेंस महोदय ने ईथर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाइगेंस महोदय ने ईथर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए ईथर सिद्धांत लिख कर डाल दीजिएगा।
देखिएगा, एक काल्पनिक माध्यम ईथर, एक काल्पनिक माध्यम ईथर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो प्रत्यास्थ एवं विरल है, जो प्रत्यास्थ एवं विरल है। जो प्रत्यास्थ एवं विरल है। अब टॉपिक डालिएगा, हाइगेंस तरंग सिद्धांत की उपलब्धियां। हाइगेंस तरंग सिद्धांत की उपलब्धियां। हाइगेंस तरंग सिद्धांत की उपलब्धियां। पहला लिखिए, चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः यह हमेशा सरल रेखा में चलता है। अतः यह हमेशा सरल रेखा में चलता है। दूसरा लिखिएगा, इन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या किया। परावर्तन का व्याख्या किया। नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा, इन्होंने प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या किया। इन्होंने प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या किया। इन्होंने HUI होता है ना, HUI। HUI होता है, HUI। देखिए क्या लिखा है, चौथा लिखा है ना। इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या किया। प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या किया। व्यतिकरण की व्याख्या किया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा इन्होंने प्रकाश के विवर्तन का व्याख्या किया। विवर्तन का व्याख्या किया। विवर्तन का व्याख्या सीमाएं लिमिटेशन सीमाएं प्राप्त करेंगे। हाइजेंस के तरंग सिद्धांत की सीमाएं हाइजेंस के तरंग सिद्धांत की सीमाएं देखिएगा इन्होंने अपवर्तन का इन्होंने ध्रुवन का व्याख्या नहीं किया। इन्होंने ध्रुवन का व्याख्या नहीं किया। बेटा इसको ये सब आप समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पढ़ना है आपको वेव करंट। इंटरफेरेंस की चैप्टर का नाम है। इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। वन लाइनर समझ लीजिए। इंटरफेरेंस मतलब जहां वेव मिलेगा ना तो वहां इंटरफेरेंस होता है। ठीक है आगे पोलराइजेशन यानी आप चश्मा पहनते हैं ना धूप वाला चश्मा तो आपका आंख देखिए कम चमकता है ऐसा होता है ना। जैसे धूप में डायरेक्ट बाहर जाए आंख देखने में बाहर पड़ेगा लेकिन चश्मा पहन लिया तो लाइट उससे इंटर करता है उसका इंटेंसिटी घट जाता है। इसको पोलराइजेशन क्या है। डिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंड कर जाता है। ये सब डीप में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर है ये। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तीन टॉपिक इसको पढ़ना पूरा डीप में जाकर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वेव करंट में डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र वेव करंट यानी क्या तरंगाग्र। ध्यान समझिएगा ये होता क्या है। तो तरंगाग्र के वो समझते हैं पहले फेज को समझते थे। फेज से ही तरंगाग्र को समझा जाता है। फेज बोले तो कला क्या होता है। अब फेज क्या होता है ध्यान दीजिएगा इधर। फेज से जैसे आप वेव को चलते देखे हैं एक रस्सी को बांध लीजिए और यहाँ से रिपल्स बनाइए। रिपल्स बना रहे हैं यहाँ पे रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना। तो अब इसके पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखिए ये मेन पोजीशन हो गया। रस्सी तना हुआ था इस पोजीशन। अब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये ऊपर नीचे जाएगा मेन पोजीशन। इसका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है। हम कहेंगे इसके पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो कहिए कौन पार्टिकल्स है। यहाँ वाला तो ऊपर है अगला वाला नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है। तो कौन सा पार्टिकल का आप कह रहे हैं। हम चलिए बोलिएगा कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर अब उसको भी देखिएगा तो भी आपने जाएगा ऊपर नीचे होगा। तो फिर बोलिएगा सर इसका तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप बताइएगा कि हाँ इतना टाइम में फाइंड करो कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। फिर हम कहें कि चलो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना 4 सेंटीमीटर दूर और 5वां सेकंड में। तो फिर आप कीजिएगा 1 2 3 4 5 4 सेकंड में 5 सेकंड में ये 2 मीटर पे। तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट यानी किसी भी वेव में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उसमें आपको क्या चाहिए। पहला तो एक्स चाहिए कितना दूर चला है तो दूसरा टाइम चाहिए। दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं फेज कहते हैं। क्या कहते हैं फेज। ऐसा आप वेव का इक्वेशन थोड़ा बहुत क्लास 11 में पढ़े होंगे तो याद दिलवा देते हैं। होता था y = a sin ओमेगा t + kx। इसमें t भी आएगा kx भी है। इसको फेज कहते हैं। क्या कहते हैं। अब वेव करंट हम या तरंगाग्र क्या होता है। तो तरंगाग्र या वेव करंट वैसे कणों का समूह होता है जो एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। एक ही फेज कहने का मतलब अगर ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो सब क्या आएगा। कभी समुद्र में लहर देखे हैं
आता है तो एक साथ ऊपर आता है, एक साथ कहाँ जाता है नीचे, उसको सेम पिच कहते हैं। एक साथ ऊपर आया तो ये सेम पिच, ये सेम पिच है, उसी को तरंगाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसे समझना तो पानी में कभी ढेला करने के हैं, ढेला करने की वहाँ पे गोल रिपल्स बनता है ना, तो गोल रिपल्स को ही तरंगाग्र कहते हैं। ऐसा ये पानी में, और पानी में हम कंकड़ को फेंक दिया, तो यहाँ पे ऐसा रिपल्स बनता है। ये क्या है? वेव फ्रंट तरंगाग्र। ये क्या है? क्योंकि ये सारा सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। देखो ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे, इधर भी ये 4 सेंटीमीटर पे होता है, ये भी 4 सेंटीमीटर पे, ये भी 4 सेंटीमीटर पे, और सारा सब एक साथ ऊपर जाता है, यानी इन लोगों का डिस्टेंस भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है ना। एक 4 सेंटीमीटर में बना, सब एक ही समय बना हो, सब एक साथ ऊपर जाता है, तो ये वेव फ्रंट है। अच्छा बताइएगा, यहाँ पानी में कंकड़ को फेंके बाबू, तो वेव किधर जा रहा हो? सीधा ये चलते रहो, चारों तरफ जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे नहीं जा रहा। तो ये वेव का डायरेक्शन हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। क्या हो गया? वेव फ्रंट। इसके बीच का एंगल कितना डिग्री बना? ऐसे भी आप लोग पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो हमेशा वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वेव करंट होता है ना, समझो। यहाँ से ऐसे रिपल्स बनाओ, तो वेव इधर से इधर जा रहा है, और एक काम कर, रस्सी बांध दो, रस्सी यहाँ से बांध दो, और रस्सी में एक टेप चिपका लो, तो यहाँ से रिपल्स बनाओ, तो वेव आगे जा रहा है, और टेप अपने ही जगह ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। एंगल कितना बनेगा बताइए? एक इधर जा रहा है, एक ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा वेव संचरण के लंबवत होता है तरंग। पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वेव संचरण के कैसे होता है? ये सब तो 100 बात की एक बात है। वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या निकालें? तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। क्या होता है? सेम फेज एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ऐसे बोल सकते हैं तरंगाग्र कणों का वैसा सभी समूह है जो एक ही कला के साथ कंपन करते रहते हैं। समझ में जाएगा तो एक साथ, तो समझिए एक ही कला मतलब देखिए ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसके बगल वाला भी पार्टिकल ऊपर नीचे एक साथ आना चाहिए, इसके बगल वाला भी एक साथ ऊपर नीचे, तो ये एक साथ ऊपर गया, इसको क्या कहते हैं? तरंगाग्र। समुद्र में लहर से क्या आता है, इसको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? ऐसा समझ में तरंगाग्र में कणों का समूह होता है तरंगाग्र कणों का समूह होता है जो एक ही कला में कंपन करते हैं, जो एक ही कला में कंपन करते हैं, जो एक ही कला में कंपन करते हैं। जब जो एक ही कला में क्या करते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार। लोकस मतलब कलेक्शन समूह। ध्यान दीजिएगा इधर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार। वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? पहला होता है वो स्फेरिकल,
इसको कहा जाता है गोलाकार तरंग। दूसरा होता है बाबू सिलिंड्रिकल बेलनाकार तरंग। चौथा जो होता है प्लेन वेव तरंग। समतल तरंग। क्या होता है? समतल तरंग। फर्स्ट लिख कर दीजिए गोलाकार तरंग। गोलाकार तरंग। गोलाकार तरंग। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अगर सोर्स कोई पॉइंट साइज का हो, कैसा होगा? पॉइंट होगा। ये पॉइंट सपोज दैट ये सोर्स है, तो इसे जो वेव निकल रहा होगा इधर भी जा रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारा डायमेंशन में निकल रहा होगा ना। इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो गोल कैसा बनेगा? गोल मतलब सर्कुलर नहीं, चारों तरफ से बनेगा। कैसा बनेगा? यानी जब सोर्स पॉइंट होगा इससे जो वेव करंट जनरेट होगा उसका शेप कैसा होगा? देखिएगा जब स्रोत एक बिंदु होगा, जब स्रोत एक बिंदु होगा तो इससे गोलाकार तरंगाग्र बनता है। तो इससे गोलाकार तरंगाग्र बनता है। ये फोटो बना लीजिए। सेकेंडली करा दीजिएगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र में क्या होगा बाबू? जो सोर्स होगा, स्रोत होगा, वो गोल होगा। कैसा होगा? छोटा स्मॉल गोल होगा। जैसे खपड़ा वाला बांस में देखे हैं, थोड़ा फूट जाता है तो उसे लाइट आते रहता है, तो उससे कैसा तरंगाग्र बनता है? बेलनाकार। कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल नहीं बनता है। कपड़ा वाला बांस से लाइट आता है। यस सर। ये लेजर लाइट से जो निकलेगा कैसा बनेगा? बेलनाकार। कैसा बनेगा? इसका फिगर ऐसे बनाए, देखो ये सोर्स है, इससे लाइट निकल रहा है, इससे जो तरंगाग्र बनेगा, हाँ ये कैसा बनेगा? ऐसे सिलिंड्रिकल से। बनेगा ना। देखिएगा जब
एक बारीक छिद्र होता है, जब स्रोत एक बारीक छिद्र होता है तो उससे बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। तो उससे बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। तीसरा जवाब प्लेन ना, देखो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली कुछ होता नहीं है। समझो, ये गोलाकार तरंगाग्र काफी ज्यादा दूर चला गया, क्या हुआ, काफी ज्यादा दूर चला गया। इसका देखो कर्व ना के बराबर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। इसके एक पार्ट में ये क्या लगेगा कि ये समतल है, क्या है, क्या लग रहा है समान जैसा। देखिएगा, जब स्रोत काफी दूर स्थित होता है, जब स्रोत काफी दूर स्थित होता है तो इससे समतल तरंगाग्र बनता है। तो इससे सन से जो वेव बनेगा वो कैसा बनेगा, समतल। क्या ऐसा बन जाएगा। ऐसा सोचो ना कि जब भी 3D से रे ऑफ लाइट आती है तो पैरेलल आती है, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। ऐसा बनेगा, ऐसा ना बनेगा, समतल बनेगा। प्लेन बनने लगेगा, कैसा बनेगा, प्लेन। ऐसा बनेगा, फिगर बना लीजिए। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के लंबवत होता है।